Good morning friends, EduTab welcomes you to this video on gender bias। आज हम इस वीडियो में जेंडर बायस डिस्कस करेंगे। जेंडर बायस में से अगर हम पेपर 2 में देखें तो तकरीबन 2011 से लेकर 2016 से हर साल क्वेश्चन आते रहे हैं, तो ये टॉपिक बाकी टॉपिक्स की तरह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है। पेपर 1 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं और 2014 और 2015 में तो दो दो क्वेश्चन आए हैं, तो हाल ही के सालों में इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जेंडर बायस है क्या और ये क्यों होता है और इसके क्या रेपरकशंस हैं कि ये होने से बच्चों पे क्या असर पड़ता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जेंडर बायस है क्या। जेंडर बायस का मतलब है कि लड़कियों और लड़कों को बराबर ना समझना, उनमें कुछ डिफरेंस रखना। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन चीज़ है। हम जितना भी कहें कि हम लड़के और लड़कियों को बराबर मानते हैं, लेकिन हर घर में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखा ही जाता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हों वो भी थोड़ा सा डिफरेंस तो करते ही हैं लड़के और लड़कियों में। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा अंदर तक घुस चुका है, तो इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। अगर जेंडर बायस की ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो वो भी यही कहती है कि डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन जेंडर, कि लड़कियों से कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखना और लड़कों से अलग एक्सपेक्टेशन रखना। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि जिन लोगों के पास पैसे कम होते हैं वो अक्सर अपने लड़कों को ही स्कूल भेजते हैं। वो सोचते हैं कि लड़कों का पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि लड़के पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, और लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़कियों को तो शादी करने के बाद घर में ही काम करना है, तो उनको पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है। ये बहुत ही छोटी सोच है, लेकिन ये सत्य भी है कि ये जेंडर बायस लड़का और लड़की में जो डिफरेंस है बहुत सारे घरों में देखा जाता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जेंडर बायस हमने डिस्कस किया है जिसको कहते हैं कि डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द जेंडर, के लड़कों और लड़कियों से अलग एक्सपेक्टेशन होना। अब जैसे कि अगर कोई लड़का फुटबॉल देखता है तो हमारी सोसाइटी में उसको सही माना जाएगा, और अगर कोई लड़की लविंग और केयरिंग है तो उसको भी सही माना जाएगा। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि लड़की फुटबॉल खेलती है या लड़की रग्बी खेलती है, तो वो एक सोशल टैबू सा बन जाता है। उसको लोग गलत मानने लगते हैं कि ये कैसी लड़की है जो फुटबॉल और रग्बी खेल रही है, क्या ये लड़की सही है, क्या वाकई में ये लड़की है। तो ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं, जो कि एक जेंडर बायस का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि ये हमने तय कर लिया है कि लड़की फुटबॉल नहीं खेल सकती, लड़की रग्बी नहीं खेल सकती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है जो एक सोसाइटी ने बना ली है, और हम उस सोच पे ही चलते हैं और उस सोच के अनुसार ही डिसाइड करते हैं कि क्या गलत है या क्या सही है। जेंडर बायस को हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर स्टीरियोटाइप भी कहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस में ये वाली टर्म भी यूज़ की जा सकती है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर स्टीरियोटाइप। अब एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जो जेंडर बायस है, मतलब जो हम लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस करते हैं, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। मतलब वो सोसाइटी का बनाया हुआ एक एजम्पशन है, ये सोसाइटी की सोच है। जो हम लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस करते हैं, बायोलॉजिकली ये डिफरेंस नहीं है। जो बायोलॉजिकली लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस होता है वो होता है कि उनका सेक्स डिफरेंट है। लेकिन लड़का ये नहीं कर सकता या लड़की ये नहीं कर सकती, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। भगवान ने ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है कि लड़का सिर्फ ये करेगा या लड़की सिर्फ ये करेगी। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी की सोच है जो कहती है कि हाँ, लड़कियां लविंग और केयरिंग होनी चाहिए, वो फुटबॉल या रग्बी नहीं खेल सकती हैं, बॉयज को अग्रेसिव होना चाहिए, बॉयज को इमोशंस नहीं शो करने हैं। तो बायोलॉजिकली ऐसा कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये सोसाइटी का बनाया हुआ डिफरेंस है। आइए अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पास्ट ईयर पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन है कि उन डिफरेंसेस को जो कि हम सोशल रोल्स के कारण डिसाइड करते हैं, ना कि बायोलॉजिकल एंडाउमेंट, मतलब कि जो बाय बर्थ नहीं होते लेकिन हमारे सोशल रोल्स की वजह से जो फीचर्स या डिफरेंसेस असाइन होते हैं, उन फीचर्स को हम क्या कहते हैं? जेंडर रोल एटीट्यूड्स, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल डायग्नोस्टिक। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका आंसर है जेंडर बायस, कि जिन फीचर्स या डिफरेंसेस को हम सोशल रोल्स
के बेस पे असाइन करते हैं, ना कि बायोलॉजिकल एंडोमेंट, मतलब कि बाय बर्थ नहीं असाइन करते हैं उनको। क्या करते हैं, कहते हैं उनको जेंडर बायस कहते हैं। और इस केस में हमने आपको बताया था कि जेंडर बायस को जेंडर स्टीरियोटाइप भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा 3। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपने ये पढ़ा है कि जेंडर बायस क्या होता है और जेंडर स्टीरियोटाइप जेंडर बायस ही होता है, तो आप इसको 5 या 10 सेकंड में ही कर सकते थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर बायस टीचर्स में एग्जिस्ट क्यों करता है। अगर आप किसी भी टीचर से पूछें कि क्या वो अपनी क्लास में लड़के और लड़कियों को सेम समझते हैं, उनका आंसर होगा कि हाँ, हम अपनी क्लास में लड़के और लड़कियों को एक बराबर समझते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इवन टीचर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, टीचर भी जेंडर बायस करता है। हालांकि वो जेंडर बायस शायद अनकॉन्शियस होता है कि टीचर को भी नहीं पता होता कि वो जेंडर बायस कर रहा है, लेकिन वो हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टीचर्स जो कहते हैं कि वो लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं क्लास में वो फर्क दिख ही जाता है। वो फर्क होता क्यों है, टीचर्स ऐसा करते क्यों है, जबकि वो कहते हैं कि वो लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो ये फर्क डाल देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी सोसाइटी में मेन आर टेकन टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन वीमेन, के मेन को हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एक औरत से या एक लड़की से। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये पता लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत अंदर तक घुस चुकी है। जैसे कि हम जो भी पिक्चरें देखते हैं उनमें मेन आर शोन एज लीड कैरेक्टर एंड वुमेन आर शोन ऑफन इन नीड ऑफ हेल्प। कि हम जितनी भी मूवीज देखते हैं उनमें से बहुत सारी पिक्चरों में आदमियों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखाया जाता है, और मेन पिक्चर उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। और एक्ट्रेसेस का रोल बहुत लिमिटेड होता है, या तो पिक्चर में वो मदद मांगती ही नजर आएंगी, या फिर एक्टर के इर्द गिर्द घूमती या नाचती ही नजर आएंगी। बहुत कम पिक्चरें हैं जो कि विमेन सेंट्रिक होती हैं, जहां पे वुमेन को एक बहुत अच्छे रोल में दिखाया जाता है। एक दूसरा कारण ये है कि हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि एक आदमी का मेन रोल है कि वो घर से बाहर जाके कमाए और घर को चलाने के लिए पैसे लाए, और औरत का मेन रोल ये माना जाता है कि वो घर में ही रह के घर की रसोई को चलाए, बच्चों का पालन पोषण करे, घर की साफ सफाई करे। ये भी हमारी सोसाइटी में एक डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया है, जबकि बायोलॉजिकली ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ये सोसाइटी ने ही क्रिएट किया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब आईआईटी और आईएम्स के रिजल्ट आते हैं तो उनमें से ज्यादातर बच्चे जो निकलते हैं लड़के ही होते हैं। इस पे भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये जाता है कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आगे जाके लड़के ही अपना फ्यूचर बना सकते हैं और लड़कियां पीछे रह जाती हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। ये सब हमारी सोसाइटी के क्रिएटेड डिफरेंसेस ही हैं। असल में लड़कियों को इतने मौके ही नहीं दिए जाते कि वो आगे जाके अपने आप को प्रूव कर सकें। अगर लड़कियों को भी मौके दिए जाएं तो इस लिस्ट में कम से कम आधी लड़कियां ही होती। तो ये हमारे क्रिएटेड डिफरेंसेस के कारण ही है कि लड़कियां पीछे रह जाती हैं। अभी तक जो भी हमने जेंडर बायस के बारे में पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक पढ़ा है। अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जेंडर बायस एजुकेशन में आता कैसे है, या कौन कौन से सिनारियोज हैं जहां पे हमारे स्कूल्स में जेंडर बायस दिखता है। सबसे पहला है सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत सारे स्कूल्स में ये देखा गया है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग रोज में बिठाया जाता है। ये क्लियर कट जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। ऐसे ही टीचर्स की अटेंशन में भी जेंडर बायस देखा गया है। टीचर्स लड़कों को ज्यादा अटेंशन देती हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, और जब क्वेश्चंस पूछने की बारी आती है तो बॉयज को ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं लड़कियों के मुकाबले, क्योंकि टीचर्स सोचती हैं कि बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और टफ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स की भी बारी आती है। 10th के बाद हमने बहुत बार देखा है कि लड़कों को एनकरेज किया जाता है कि वो टफ सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स और साइंस का चयन करें, जबकि लड़कियों को कहा जाता है कि वो आर्ट्स या फिर होम साइंस लें। इसके पीछे भी यही रीजन है, क्योंकि लोग मानते हैं कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और आगे जाके पढ़ लिख के सक्सेसफुल हो सकते हैं, जबकि लड़कियां इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती और उन्हें तो शादी के बाद घर रह के चूल्हा चौका ही संभालना है। उसके बाद आता है बिहेवियरल डिफरेंसेस। अब हम ये सब एज्यूम कर लेते हैं कि बॉयज अग्रेसिव होते हैं और अनरूली होते हैं, जबकि लड़कियों को सोचा जाता है कि वो लविंग केयरिंग और नाइस होंगी। अगर कोई लड़का बाहर जाके लड़ाई कराए तो हम इसे
बुरा तो मानते हैं लेकिन इतना भी बुरा नहीं मानते कि आसमान ही गिर गया हो। लेकिन बाहर जाके अगर लड़की लड़ाई करके आए तो लगता है कि इस लड़की में कुछ खराबी है, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। ये भी एक तरह का जेंडर बायस ही है। अब नेक्स्ट एरिया है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में भी जेंडर बायस देखा गया है। अगर आप बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स उठा के देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जो कि मेल्स को ही असाइन होते हैं टेक्स्ट बुक्स में, और कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो कि फीमेल्स को ही असाइन किए होते हैं टेक्स्ट बुक्स में। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखें तो उसमें डॉक्टर दिखाते समय लड़के को ही दिखाया जाता है और नर्स दिखाते समय लड़की को ही दिखाया जाता है। ये भी एक जेंडर बायस है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि लड़कियां भी डॉक्टर बन रही हैं, लड़कियां भी लड़कों के बराबर आ रही हैं। उसके बाद आता है अवॉर्डिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। जब टीचर बच्चों को एग्जाम के मार्क्स देते हैं तब भी जेंडर बायस देखा जाता है। मुश्किल सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स एंड साइंस में टीचर्स लड़कों को ज्यादा नंबर देती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि इन सब्जेक्ट्स में लड़के ही एक्सेल कर सकते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं। अगर कोई लड़की इन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स ले भी ले तो माना जाता है कि उस लड़की ने बहुत मेहनत की है, तो वो उसका उसका हार्डवर्क था, उसकी मेहनत थी जिसके कारण नंबर आए हैं, बल्कि उसमें कोई ऐसा टैलेंट नहीं था जिसके कारण उसके नंबर आए हैं। नेक्स्ट है फीडबैक एंड प्रेज। जब टीचर्स फीडबैक देते हैं तो एक लड़के को फीडबैक देते समय वो कंसेप्चुअल और लॉजिकल गलतियां निकालते हैं, लेकिन एक लड़की को फीडबैक देते समय बहुत बार देखा गया है कि टीचर्स कंटेंट की लॉजिकल और कंसेप्चुअल चीजों को छोड़ के उसकी नीटनेस और अपीयरेंस पे प्रेस करते हैं कि लड़की की नोटबुक बहुत साफ है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। लेकिन लड़कों को फीडबैक देते हुए वो कहेंगे कि लड़के ने बहुत इंटेलिजेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसने बहुत दिमाग लगाया है। नेक्स्ट एरिया जो जेंडर बायस का है वो है एनकरेजमेंट। हम क्लास में देखते हैं कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन किसी लड़के को पूछता है या पूछती है और वो लड़का उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है तो टीचर उसके लिए एक हिंट देती है, ताकि वो बच्चा या कि वो लड़का उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। इसके विपरीत जब वही क्वेश्चन एक लड़की को पूछा जाता है और लड़की उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है तो हिंट देने की बजाय टीचर उसी क्वेश्चन को एक लड़के से पूछती है, यह दिखाने के लिए कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है मिनिमल वेट टाइम। अगर टीचर एक क्वेश्चन क्लास में एक लड़की से पूछती है तो वो 1 से 2 सेकंड ही वेट करती है। अगर 1 से 2 सेकंड के बीच में लड़की उस क्वेश्चन का आंसर देना ना स्टार्ट करे तो टीचर वो क्वेश्चन किसी और को दे देती है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन किसी लड़के को पूछा जाए तो टीचर 3 से 5 सेकंड तक वेट करती है। इससे भी यह साबित होता है कि टीचर कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों के बीच डिफरेंस पैदा कर रही है। तीसरा एरिया है लैब वर्क। हमने बहुत बार देखा है कि लैब वर्क में लड़के ही अक्सर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इक्विपमेंट होता है उनको हैंडल करते हैं, जबकि लड़कियां सिर्फ रीडिंग ही लेती हैं। इससे भी साफ पता चलता है कि स्कूलों में जेंडर बायस देखा जा रहा है। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम में अक्सर देखा जाता है कि अगर लड़का कोई बहुत अग्रेसिव है या अनरूली है या एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उनको लड़कियों के साथ बिठा दिया जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि टीचर सोचती है कि गर्ल्स की नेचर नाइस है और मदरली है और लड़का अगर उनके साथ बैठेगा तो वो भी सुधर जाएगा। ये भी एक तरह से जेंडर बायस ही है। अब हम देखते हैं कि जेंडर बायस का इम्पैक्ट क्या होता है, वो लड़के या लड़कियों की परफॉर्मेंस कैसे प्रभावित करते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ लड़कियां जो 10th तक मैथ्स और साइंस में लड़कों से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करती हैं वो 11th में जाके मैथ्स या साइंस नहीं लेती हैं। इसका बेसिक या मेजर रीज़न होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें एनकरेज नहीं करते हैं। तो वो लड़कियां जो कि इतनी इंटेलिजेंट थी, 11th और 12th में मैथ्स या साइंस लेके डॉक्टर या इंजीनियर बन सकती थी, वो 11th में आर्ट्स या होम साइंस ले लेती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके कारण उन लड़कियों का पूरा करियर ही चेंज हो जाता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि लड़कों पे क्या इम्पैक्ट होता है। सपोज कीजिए कोई लड़के के 10th में मैथ्स और साइंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन जब वो 11th में जाता है तो उसको मैथ्स और साइंस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी ले लेता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इनकरेज करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़कों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहिए। उसकी पेरेंट की सपोर्ट या इनकरेजमेंट की वजह से वो मैथ्स या साइंस ले तो लेता है लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और आगे जाके बहुत ही पीछे रह जाता है। तो जैसे कि लड़कियों पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऐसे ही लड़कों पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है।
अब एक और रीजन है जो लड़कियों को इम्पैक्ट करता है। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि लड़कियों को अपनी टीचर से सही फीडबैक नहीं मिलती है। उन्हें ज्यादातर फीडबैक काम की नीटनेस या अपीयरेंस पे ही मिलती है, काम के कंसेप्ट्स या लॉजिकल रिलेशन पे फीडबैक नहीं मिलती है। इसके कारण गर्ल्स अपने आप को कभी भी असेस नहीं कर पाती हैं कि एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस बुरी है या अच्छी है। इसका भी गर्ल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो उन्हें आगे जाके बनना क्या है या करना क्या है। आइए क्वेश्चन करते हैं जो कि 2012 में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि हम साइंस प्रैक्टिकल्स में अक्सर देखते हैं कि लड़के apparatus या इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं और लड़कियों को बोला जाता है कि वो डेटा को रिकॉर्ड करें या फिर यूटेंसिल्स को वॉश करें यानी कि धोएं। ये टेंडेंसी क्या रिफ्लेक्ट करती है? पहली ऑप्शन है कि ये टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करती है कि गर्ल्स डेलिकेट होती हैं और उन्हें कम जोर वाले टास्क यानी कि कम जोर वाले काम देने चाहिए। ये तो गलत है। ये करके हम क्या कर रहे हैं? हम लड़के और लड़कियों में फर्क बना रहे हैं कि लड़के मजबूत काम ही करेंगे और लड़कियां हल्के काम ही करेंगी। दूसरी ऑप्शन है गर्ल्स आर एक्सलेंट ऑब्जर्वर्स एंड रिकॉर्ड डेटा फ्लॉलेसली, कि ये टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करती है कि गर्ल्स बहुत अच्छी ऑब्जर्वर्स होती हैं और इसीलिए डेटा को उन्हें ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉयज अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर सकते और इसलिए उनको डेटा ऑब्जर्व करने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। पर यह भी गलत है। ये करके भी हम गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि गर्ल्स एक तरह का काम करेंगी और बॉयज एक तरह का काम करेंगे। तीसरी ऑप्शन है स्टीरियोटाइपिंग इन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स टेक्स प्लेस इन स्कूल्स आल्सो, कि स्कूल्स में भी लड़के और लड़कियों में जेंडर स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही दर्शाया गया है कि बॉयज को इक्विपमेंट हैंडल करने देने और गर्ल्स को डेटा रिकॉर्ड करना देना, मतलब आप बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस समझते हैं या क्रिएट कर रहे हैं और ये टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करती है जेंडर बायस यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसका आंसर तो होना चाहिए ऑप्शन 3। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन 3। अब हमने देखा है कि स्कूल्स में जेंडर बायस तो एग्जिस्ट करता ही करता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके? अब हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जिनसे जेंडर बायस कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहला है जेंडर बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक्स, कि हम ऐसी टेक्स्ट बुक्स बनाएं जो कि जेंडर न्यूट्रल हो। उसमें लड़कियों को पुलिस इंस्पेक्टर दिखाया जाए और लड़कों को नर्स दिखाया जाए। इससे जेंडर बायस कम होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 2012 में आ चुका है। क्वेश्चन है अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक को क्या अवॉइड करना चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टेक्स्ट बुक्स में अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी नर्स को डिपिक्ट करना है तो लड़कियों को नर्स दिखाया जाता है और डॉक्टर को डिपिक्ट करने के लिए हमेशा लड़कों को डॉक्टर दिखाया जाता है। तो ये बहुत ही गलत चीज है। ये एक तरह से जेंडर बायस ही है। तो एक गुड टेक्स्ट बुक को क्या करना चाहिए? उसको ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है। तो जो भी अच्छी टेक्स्ट बुक होगी वो क्या अवॉइड करेगी? वो जेंडर बायस अवॉइड करेगी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट जो तरीका है जेंडर बायस कंट्रोल करने का वो है कि हम जेंडर बेस्ड असाइनमेंट्स ना दें। हमने बहुत बार देखा है कि जब भी स्कूल में कुछ चीजें उठानी उठानी होती हैं तो लड़कों को बुलाया जाता है, और जब कुछ साफ सफाई करनी होती है तो लड़कियों को बुलाया जाता है। तो इससे भी जेंडर बायस क्रिएट होता है, क्योंकि लड़के और लड़कियां और सोसाइटी ये समझने लगती है कि ये काम लड़कों का है और ये काम लड़कियों का है। तो हमें चाहिए कि हम कुछ भी काम देते हुए ये ना देखें कि ये काम लड़के का है या लड़की का है। जैसे कि साफ सफाई का काम लड़कों को भी देना चाहिए और सामान उठवाने का काम लड़कियों से भी करवाना चाहिए। अब एक नेक्स्ट जेंडर बायस कंट्रोल करने की टेक्निक है, वो है यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज। हमने बहुत बार देखा है कि टीचर क्लास में बोलती है यू गाइस। गाइस एक बहुत ही जनरल वर्ड बन गया है जो कि हम लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। यू गाइस आपका जेंडर बायस नेचर को दर्शाता है। तो इसके लिए टीचर को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसे यू गाइस को ना यूज करके उसको यूज करना चाहिए गाइज एंड गर्ल्स, या फिर उसको यूज करना चाहिए यू ऑल। तो इससे भी जेंडर बायस कम होगा। नेक्स्ट तरीका है जेंडर बायस कम करने का, प्रॉपर वेट टाइम ऑफ 3 to 5 सेकेंड्स। हमने पीछे डिस्कस किया था कि टीचर जब किसी भी लड़की से क्वेश्चन पूछती है तो सिर्फ 1 या 2 सेकेंड ही वेट करती है। अगर उस टाइम में वो लड़की आंसर ना दे तो वो क्वेश्चन किसी लड़के को दे दिया जाता है। तो टीचर को चाहिए कि प्रॉपर वेट टाइम दे,
3 से 5 सेकंड का, ताकि लड़कियों को भी सोचने का टाइम मिले और वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सके। इसके अलावा टीचर्स को चाहिए कि स्कूल में इक्वल पार्टिसिपेशन प्रमोट करें हर चीज में, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे डांस हो, लड़कों और लड़कियों को बराबर मौका देना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने बहुत बार देखा है कि स्कूल्स में, ऑफिसेज में सेक्सुअल हरासमेंट होती है, और अगर स्कूल में सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो उन लड़कों के कारण स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। लड़कियों को एनकरेज करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसे वो बेझिझक होके रिपोर्ट करें। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 2012 में आ चुका है। क्लासरूम्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 आर, कि 2009 में जो आरटीई एक्ट आया था उसका क्लासरूम्स पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्लासरूम्स एज वाइज मोर होमोजेनस हो गए हैं। इसका मतलब है कि क्लास में एक ही एज के बच्चे आने लगे हैं। दूसरा है एज वाइज मोर हेट्रोजेनस, के क्लास में डिफरेंट डिफरेंट एजेस के बच्चे आने लगे हैं। अनअफेक्टेड, इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। जेंडर वाइज मोर होमोजेनस, के क्लास में लड़के और लड़कियों की प्रतिशत बराबर हो गई है, कि क्लास में बराबर लड़के और लड़कियां आने लगे हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, उससे हर बच्चे को ये राइट मिला था कि वो एक मिनिमम एजुकेशन ले सके। तो इस राइट टू एक्ट के बाद और राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो माँ बाप ये सोचते थे कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है क्योंकि उन्हें आगे जाके चूल्हा चौका ही संभालना है, इसलिए पढ़ लिख कर क्या करेंगी, वो लड़कियां भी स्कूल जाने लगी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हर बच्चे को एजुकेशन का राइट मिला। तो इससे क्या हुआ कि क्लास में लड़के और लड़कियों की मात्रा बराबर होने लगी, लड़कियां भी अब लड़कों से गिनती में बराबर होने लगी। तो इसका आंसर होगा 4, के वो जेंडर वाइज होमोजीनियस हो गए, कि क्लास में लड़के और लड़कियां बराबर होने लगी। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 2014 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द क्राइटेरिया ऑफ अ जेंडर पैरिटी इन अ सोसाइटी, कि इनमें से कौन सी वो ऑप्शन है जो ये प्रूव करेगी कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी है, मतलब बॉयज और गर्ल्स को बराबर हक दिए जा रहे हैं। पहली ऑप्शन है कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन स्कूल। ये ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि अगर स्कूल में नंबर ऑफ मेल और फीमेल टीचर्स इक्वल हैं तो उससे ये प्रूव होगा कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी है। कुछ हद तक शायद ये सही हो, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इनमें हमें चारों में से बेस्ट ऑप्शन को ही ढूंढना होगा। दूसरी ऑप्शन है इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस अचीव बाय बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 12, के अगर क्लास 12 में बॉयज और गर्ल्स इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस लें तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी है। देखिए, अब जेंडर पैरिटी का मतलब है कि हम बॉयज और गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉयज और गर्ल्स की इक्वल मार्क्स आए, या इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स डिस्टिंक्शन या फर्स्ट क्लास में पास हो। पैरिटी का मतलब हमेशा होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो दूसरा ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट पे फोकस कर रहा है, ना कि अपॉर्चुनिटी पे, कि जेंडर पैरिटी तभी होगी अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों बराबर डिस्टिंक्शंस लें। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी ऑप्शन है कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु सर्वाइव अप टू क्लास 12। अब हमने अक्सर पढ़ा है कि गर्ल्स को पढ़ाई पे फोकस करने के लिए नहीं कहा जाता है, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो 10th के बाद गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं ये सोचकर कि उनका घर पे रहना ही ठीक है और घर के काम काज को सीखना ही ठीक है, क्योंकि आगे जाके उनको वही करना है। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हु सरवाइव अप टू क्लास 12 को हम कंपेयर करें कि कितनी गर्ल्स क्लास 12 तक सरवाइव करती हैं, यानी कि क्लास 12 तक पहुंचती हैं, और कितने बॉयज पहुंचते हैं, अगर हम ये कंपैरिजन करें तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि क्लास 11 और 12 में ज्यादातर बॉयज ही पाए जाते हैं और गर्ल्स बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर गर्ल्स और बॉयज क्लास 12 में ऑलमोस्ट बराबर हो तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी है, गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 बहुत सही बैठता है। हम फिर भी एक बार ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 4 है वेदर द गर्ल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द स्कूल, के गर्ल स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर जाकर पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जा रही है, तो इससे यह प्रूव होगा कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी है।
तो ऑप्शन 4 भी कुछ हद तक सही है कि अगर हम गर्ल्स को फ्रीडम देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे स्कूल से बाहर जाकर कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो उससे भी ये प्रूफ होगा कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी है, क्योंकि गर्ल्स को अक्सर मना कर दिया जाता है जब भी उन्हें स्कूल से बाहर जाकर कुछ खेलने या परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो फोर्थ ऑप्शन भी कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर मैं बेस्ट ऑप्शन बोलूं तो बेस्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर 3 के। अगर हम कंपेयर करें कि बॉयज और गर्ल्स जो क्लास 12 तक पहुंचते हैं वो कितने हैं, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी है या नहीं। तो आंसर है इसका नंबर 3। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मोनिका ए मैथ्स टीचर आस्क्स राधिका ए क्वेश्चन। On not getting any answer from Radhika, she quickly moves on and asks Mohan another question. She rewords her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer. This tendency of Monica reflects that she is. मोनिका जो कि एक मैथ्स टीचर है, वो सबसे पहले राधिका को एक क्वेश्चन पूछते हैं। जब राधिका उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है तो वो फटाफट मोहन को एक और क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जब मोहन आंसर नहीं दे पाता है तो वो उसी क्वेश्चन को रीफ्रेश करके मोहन को कुछ हिंट देती है ताकि मोहन उसका आंसर दे पाए। तो ये टेंडेंसी जो मोनिका दर्शा रही है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? अब टेंडेंसी इस क्वेश्चन में क्या है कि मोनिका लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है और सोच रही है कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जब वो मोहन को क्वेश्चन पूछती है और मोहन उसका आंसर नहीं दे पाता है तो वो क्वेश्चन को रिफ्रेश करती है और मोहन को हिंट देती है। जबकि उसने जब राधिका को क्वेश्चन पूछा और राधिका आंसर ने नहीं दे पाई तो उसने राधिका को कुछ भी हिंट नहीं दिया। तो ये क्लियर है कि मोनिका यहां पे लड़के और लड़कियों में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। वो समझती है कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, जबकि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। तो क्लियरली मोनिका जेंडर बायस कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो जेंडर बायस के साथ मैच करता है। पहला ऑप्शन है ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इन एम्बेरसिंग सिचुएशन, के मोनिका राधिका को हिंट इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि राधिका एम्बेरसिंग सिचुएशन में आ जाए। ये गलत है। अगला ऑप्शन है कि मोनिका इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, कि मोनिका को पता है कि राधिका को ये नहीं आता है और वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगी। ये भी गलत है, क्योंकि अगर उसको ऐसा लगता तो उसको पहले हिंट देना चाहिए था और फिर कंक्लूड करना चाहिए था कि इसको ये आंसर नहीं आता है। तो ये तो टीचर ने अपने आप एजम्पशन ही मान ली है कि राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। थर्ड है स्लाइटली नर्वस अबाउट हर क्वेश्चन, कि मोनिका जो मैथ्स टीचर है वो अपने क्वेश्चन को लेके कुछ नर्वस है कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ऑप्शन बता रहा है कि वो जेंडर बायस यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप रिफ्लेक्ट कर रही हैं या प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि वो मोहन को फेवर कर रही हैं मोहन को क्वेश्चन के बारे में हिंट देकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम, के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से कनेक्ट करता है? डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, ये तो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लड़के और लड़कियों की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। मे लीड टू एनहांस्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ मेल स्टूडेंट्स, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। फोर्थ है इज डन बाय मेल टीचर्स देन देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स, ये भी गलत है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेल टीचर्स भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए 2, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कम होती है। क्वेश्चन है, टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ कमिटी एज अ चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, के टीचर एक कमिटी के हेड को चेयरपर्सन करके बुलाती है ना कि चेयरमैन करके। ये क्या इंडिकेट करता है? चेयरमैन बुलाते हैं तो इंडिकेट करता है जेंडर बायस, क्योंकि चेयर वुमेन भी तो हो सकती है भाई। ये तो जरूरी नहीं है कि किसी भी कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो लड़का या लड़की ही हो। तो चेयरमैन को हम चेयरपर्सन करके बुला रहे हैं, इसका मतलब है हम जेंडर बायस नहीं कर रहे हैं। हम चेयरपर्सन कहने का मतलब हो सकता है कि वो जो हेड है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, जबकि चेयरमैन कहने का मतलब है कि वो जो हेड है वो लड़का ही होगा, क्योंकि मैन मीन्स लड़का।
तो इससे टीचर ये दर्शा रही है कि वो जेंडर बायस में बिलीव नहीं करती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। हैज अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, नहीं। इज यूजिंग ए जेंडर फ्री लैंग्वेज, जी हाँ, इसका आंसर होगा 2 कि टीचर जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज कर रही हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 2016 में आया था, रिसेंट एग्जाम में आ चुका है। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्गुइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, ग्रैंड मदर सेज, why can't you be obedient like a good girl? Who will marry you if you behave like a boy? तो जब एक ग्रैंड मदर देखती है कि उसकी पोती अपने पिता से लड़ रही है कि उसे स्कूल के ट्रिप पे जाना है, तो उसकी दादी कहती है कि तुम क्या कर रही हो, अगर तुम ऐसे लड़कों की तरह लड़ोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो ग्रैंड मदर की ये स्टेटमेंट क्या दर्शाती है? जेंडर कॉन्स्टेंसी, जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जेंडर बायस ही होगा, क्योंकि ग्रैंड मदर एक लड़की को यह एहसास दिला रही है कि जो वो अपने पापा से लड़ रही है ये लड़कों का बिहेवियर है, ये लड़कियों का बिहेवियर नहीं है, जो कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड ऑप्शन है इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल, ये भी गलत है। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फैमिलीज इन चाइल्ड रेयरिंग, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा 2, जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। थैंक यू, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपकी नॉलेज बढ़ी होगी